What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। आज हम इसके अंदर फेयोल और टेलर के दिए हुए प्रिंसिपल्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ डे 12 ऑफ आवर 100 डेज कॉमर्स मास्टर क्लास और बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे और चीज़ें कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ताकि कल वेडनेसडे को आप रिवाइज कर पाओ और 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएं। लेट्स बिगिन। तो गाइज आज जो हमें शुरुआत करनी है वो फेयोल के प्रिंसिपल्स के साथ करनी है। सर हेनरी फेयोल इनका फुल नेम है और हेनरी फेयोल फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाते हैं क्योंकि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस इतनी ज़्यादा है मैनेजमेंट में। जितने भी आप फंक्शंस पढ़ोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब फेयोल की देन है। उसके साथ साथ जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम आज पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स फेयोल ने दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल के साथ जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क फेयोल ने क्या बोला? फेयोल ने बोला यार आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने ही समझदार लोग क्यों ना हो, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो अकेला इंसान या 2-4 लोग काम नहीं कर पाएंगे। आपको काम बांट देना चाहिए। काम बांटोगे, जिसको जो अच्छा लगता है उससे वो करवाओ। जब वो इंसान जिसका जो फेवरेट है वो काम करेगा तो बढ़िया तरीके से करेगा और आपके सारे ही काम अच्छे होते चले जाएंगे। इसीलिए आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हो फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग, उसमें सारे फाइनेंस वाले लोग बैठे हैं, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, ह्यूमन रिसोर्स का अलग, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में जो जिस काम में परफेक्ट है वो कर रहा है। कितना अच्छे से सारे डिपार्टमेंट्स काम कर पा रहे हैं। अगर एक ही इंसान सब कुछ कर रहा हो तो एक इंसान सब में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और सारा का सारा काम एक इंसान को ना देके एक टास्क, एक यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन। उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार उसको काम दो। ठीक है, जब वो एक इंसान एक ही काम बार बार कर रहा होगा तो वो परफेक्शन के साथ करेगा और क्या देखने को मिलेगा? हमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका बैंक हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क। इसीलिए हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह काम बटा होता है ना, तो कौन सा प्रिंसिपल चल रहा होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि एक अच्छे तरीके से स्पेशलाइज्ड वे में काम हो रहा होगा। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ती है, कम से कम खर्चे में, कम से कम वेस्टेज में काम होता है। अगर नहीं करेंगे तो सर क्या होगा? एफिशिएंसी खराब होगी, यानी वेस्टेज हो सकता है। एक इंसान शायद उस काम में परफेक्ट ना हो तो नुकसान करेगा। दूसरा, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। तीसरा, डुप्लीकेशन हो सकता है, रिपीटिशन हो सकता है कि आपने एक काम कर दिया, शायद आप दोबारा भी कर दो, आप भूल जाओ, तो ऐसी गलतियां होती हैं। ठीक है जी। दूसरा प्रिंसिपल आता है बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो देखो नाम में ही है। अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अगर मेरे पास कोई पावर है तो मुझे जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। अब हमारे गवर्नमेंट के पास पावर होता है इन्फ्लुएंस करने का, लीडर्स के पास पावर होता है, लेकिन लीडर्स के ऊपर जिम्मेदारी भी तो होती है कि देश ग्रो करे। अगर सिर्फ पावर का मिसयूज करते रहोगे तो ग्रोथ कैसे होगी? इसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट में देखते हैं तो टॉप लेवल के पास काफ़ी पावर्स होते हैं, लेकिन टॉप लेवल के ऊपर ही तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन डूबता है तो टॉप लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी कहीं जिम्मेदारी हो तो पावर मिलनी चाहिए तो ही काम करेंगे, और अगर कहीं पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। तो फेयोल का मानना है कि दोनों साथ में ही चलेंगे, इंडिविजुअली नहीं चलने चाहिए। अगर सिर्फ किसी को पावर दे दी, जिम्मेदारी नहीं दी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वहीं किसी को सिर्फ जिम्मेदारी दे दी, पावर नहीं दी, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो साथ साथ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप ये फॉलो करते हो तो इससे क्या पॉजिटिव्स आते हैं? कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करता क्योंकि जिम्मेदारी होती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समय पे पूरी हो सकती हैं। और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो काम में डिले हो सकता है, अधूरा रह सकता है काम,
है ना, और लोग पावर का मिसयूज कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान रखना, कभी भी आप कल मैनेजमेंट में कहीं अच्छी जगह जाके मैनेजर की रोल पे रहो तो अगर किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो पावर भी दो, किसी को पावर दे रहे हो तो जिम्मेदारी भी दो, ठीक है। तीसरा क्या आता है बच्चों, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, ये सब जगह होता है। फ्योल का मानना ये है कि अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो उसके अंदर एक सेट कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, एम्प्लॉइज के लिए भी और मैनेजर्स के लिए भी, सब के लिए। अच्छे सुपीरियर रखो सब जगह पे कि सुपीरियर्स आपके अच्छे हों, अच्छे से लीड कर पाएं, अच्छे से डायरेक्शंस दे पाएं। डिसिप्लिन सबके लिए होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, सब कुछ बहुत क्लियर रिटर्न में बहुत अच्छे से समझाया होना चाहिए, सारे कमिटमेंट्स पूरे होने चाहिए। हर लेवल पे टॉप लेवल अपना काम 100% के साथ करे, मिडिल लेवल अपना काम, लोअर लेवल अपना काम, और जो ना करे उसके ऊपर पेनल्टीज लगाए जाए। तो फ्योल ने बोला कि जो डिसिप्लिन है वो हर लेवल पे, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों ही लेवल पे चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सुबह 10 बजे ऑफिस खुल रहा है तो जी एम्प्लॉइज सारे 10 बजे आएंगे, मालिक लोग लेट आ रहे हैं, नहीं। सबके लिए बराबर रूल्स होने चाहिए, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम होंगे तब अच्छे से होंगे, और पेनल्टीज भी सबके लिए सेम होनी चाहिए। डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग होगी। देखो स्कूल्स में कॉलेजेस में डिसिप्लिन होता है ना, टाइम पे आना है तो टाइम पे आना है और टाइम पे छुट्टी हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। फॉलो नहीं करोगे तो डिसऑर्डर हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, केओस हो सकता है, केओस मतलब लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन हो सकता है, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, सब लोग बस मौज मस्ती करेंगे, काम करेंगे ही नहीं। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा प्रिंसिपल आ रहा है बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड। सर यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ कमांड देखो नाम में ही है, यूनिटी का मतलब वन, कमांड का मतलब ऑर्डर्स। तो यहाँ पे फ्योल ने बोला है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। ऑर्डर्स हमेशा कितने बॉस दें? एक ही बॉस दे। अगर 2 बॉस होंगे, 3 बॉस होंगे तो एम्प्लॉय को क्या पता चलेगा भाई किसकी बात माननी है? तो देयर शुड बी ओनली अ सिंगल बॉस। अगर मल्टीपल बॉस होंगे तो नहीं हो पाएगा भाई। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, an employee should receive orders from one boss and should be accountable to one superior only। एक ही बॉस से ऑर्डर होना चाहिए, उसको जवाब भी बस एक को ही देना हो। अगर एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर्स आ रहे होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक ही बॉस होगा तो क्या क्या फायदे होंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई ईगो क्लैश नहीं होगा। भाई अगर 3 बॉस है, एक को लगेगा मेरी चलनी चाहिए, दूसरा को लगेगा मेरी चलनी चाहिए, तीसरा कहेगा मेरी चलनी चाहिए, तो ईगो क्लैश होगा। एक ही बॉस होगा तो कोई ईगो क्लैश नहीं होगा। अगर इसको नहीं फॉलो करोगे तो कंफ्यूजन होगा, सबऑर्डिनेट को चांस मिलेगा अपनी ड्यूटी से बचने का, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो सर पहले दूसरे बॉस का काम कर रहा था, दूसरे को बोलेगा मैं तो सर पहले बॉस का काम कर रहा था, तो भाग सकता है अपनी जिम्मेदारी से। इसीलिए हमेशा जो कमांड है वो एक ही जगह से आनी चाहिए, ठीक है। नंबर 5 आता है बच्चों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? देखो यूनिटी का मतलब वही एक ही होना चाहिए। क्या एक होना चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब बच्चों प्लान, डायरेक्शन का मतलब एम। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, डिपार्टमेंट चाहे अलग अलग हो, एक यूनिट एक ही गोल पे फोकस करे। हर इंडिविजुअल को अलग अलग गोल, अलग अलग प्लान नहीं होना चाहिए। एक यूनिट का एक ही प्लान, एक ही टारगेट, एक ही एम होना चाहिए, सब उसी की डायरेक्शन में चलने चाहिए। तो फ्योल ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। एक यूनिट का एक प्लान, और जितने भी एफर्ट मेंबर्स लगा रहे हैं या एम्प्लॉइज लगा रहे हैं वो सब एक ही डायरेक्शन की तरफ होने चाहिए। और वो डायरेक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल 20% सेल बढ़ाना है तो जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब उस सेल्स को बढ़ाने में लगे हों। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, हर डिपार्टमेंट एक ही तरफ चलेंगे और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या हुआ था कि एक बॉस से ऑर्डर आए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या हुआ कि एक ही डायरेक्शन में चले पूरा ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा? गोल्स अचीव होंगे, सभी इंप्लॉइज को एक तरफ ही लगाया जाएगा, तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन फील होगा। और फॉलो नहीं करोगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, एफर्ट्स वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सर ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा साथ में मिला देना या पीछे रखना। सबऑर्डिनेशन का मतलब है पीछे रखना। किसको पीछे रखना है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को। किसके पीछे रखना है?
ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से। यानी अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा सबसे आगे होना चाहिए, मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, मेरा पर्सनल बेनिफिट कहीं भी नहीं ऊपर होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे एक एम्प्लॉई बस अपना अपना फ़ायदा देख रहा है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मैटर ही नहीं करती, तो फिर वो एम्प्लॉई कभी भी आपके लिए अच्छा एम्प्लॉई नहीं है। एक अच्छा एम्प्लॉई, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा सुपीरियर, एक अच्छा सबऑर्डिनेट कौन है? जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का भला हमेशा सबसे आगे हो। भाई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो आप अपने आप ग्रो कर जाओगे ना, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ही डूबगी तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या पे करेगी? तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी सुपीरियर देन इंडिविजुअल का पर्सनल इंटरेस्ट। यही फियोल ने भी बोला। फियोल ने क्या बोला? द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हित ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भला ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फायदा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑलवेज सुपरसीड, आगे होना चाहिए द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉइज के फायदे से। ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉइज कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं और हमेशा ऑब्जेक्टिव किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन सेम डायरेक्शन। अगर जो एम्प्लॉई है वो भी जो अचीव करना चाहता है उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा तो वो कर सकता है। लेकिन अगर उस एम्प्लॉई का टारगेट या फिर उस एम्प्लॉई का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग डायरेक्शन में है तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा किसके बारे में पहले सोचो? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बाद में किसके बारे में सोचो? अपने बारे में। ठीक है, तो ही भला हो पाएगा। ओके, तो इसे फॉलो करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे? आपके गोल्स अचीव होंगे, क्योंकि हर एम्प्लॉय के, हर मेंबर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का भला है। दूसरा, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? नॉन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, एम्प्लॉयज़ भी सफ़र करेंगे लॉन्ग टर्म में। सारे के सारे एम्प्लॉयज़ सफ़र करेंगे। सर क्यों सफ़र करेंगे? क्योंकि ऐसी फीलिंग आएगी कि यार ये तो हो ही नहीं पा रहा है, हम तो बेटर कर ही नहीं पाए। अगर आज भला हो जाएगा लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन डूब गई तो कल एम्प्लॉइज़ को भी निकालना ही पड़ेगा ना। अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा? एम्प्लॉइज सफ़र करेंगे। तो एम्प्लॉइज़ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी तो वो भी आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटा? चलो सर, नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स या रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो इसके अंदर फियोल ने एम्प्लॉइज को कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, वेजेस किस तरीके से डिसाइड होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करा। फियोल ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि आप इतना फिक्स्ड पैसा दो। फियोल ने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि कल अगर आप अपना बिजनेस चलाते हो, आप कोई अच्छी जगह पे पहुंच जाते हो किसी बिजनेस में जहां पे आपको पे डिसाइड करना है, तो वो पे कैसे होना चाहिए, रेम्यूनरेशन कैसे होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉइज मस्ट बी पेड फेयरली। फेयर होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। यानी आप एम्प्लॉइज को बिल्कुल भी अनफेयर वेजेस, अनफेयर सैलरीज मत दो या इनएडिक्वेट पैसा मत दो। यार उनको, वो डिजर्व करते हैं कि उनको फेयर वेजेस या एडिक्वेट मनी मिले। इनएडिक्वेट होगा तो दिक्कत होगी, तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि एडिक्वेट होना चाहिए, है ना। अब सर उससे होगा क्या? एम्प्लॉइज खुश रहेंगे। एम्प्लॉइज खुश रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, है ना। तो सर अब फेयर और एडिक्वेट क्या है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ चीजें देखनी है। क्या देखना है? सबसे पहले फिनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। आपकी क्या पेइंग कैपेसिटी है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अपनी पेइंग कैपेसिटी से ऊपर तो नहीं जाओगे, तो आपकी क्या पेइंग कैपेसिटी है ये देखो। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट देखो कि सरकार का मिनिमम वेजेस एक्ट क्या बोलता है, कम से कम कितना देना पड़ेगा, उतनी वेजेस तो देनी ही पड़ेंगी। और तीसरी चीज़ कॉम्पिटिटर या मार्केट वेजेस देखो कि बाजार में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या चलता है, स्टैंडर्ड रेट्स क्या है, ये एम्प्लॉय अगर किसी और कंपनी में होता तो इसको क्या मिल जाता। तो इन तीनों से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। एम्प्लॉय की स्किल, क्वालिफिकेशन, अगर वो कहीं और जाता तो उसको क्या मिलता है ये देखो, अपनी पेइंग कैपेसिटी देखो। तीसरा आप ये चेक करो कि लॉज क्या है, सरकारी नियम क्या है, अकॉर्डिंगली आप एक बेस्ट पे निकालो, उतना पे कर दो रेम्यूनरेशन के फॉर्म में। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? अच्छा पे करोगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा, उनका डिवोशन और कमिटमेंट बना रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, हमारा ध्यान रखती है, तो हम इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या होंगे? अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो एम्प्लॉइज बार बार छोड़ के जाएंगे। टर्नओवर का मतलब चेंज करना बार बार ऑर्गेनाइजेशन को, और डिससेटिस्फैक्शन भी हो सकता है एम्प्लॉइज में, तो एम्प्लॉइज कई बार डिससेटिस्फाइड भी फील कर सकते हैं, तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फियोल ने आपको रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगा ये सिखाया। इसके बाद बच्चों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों
जब सारे के सारे डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल से होते हैं। अगर टॉप लेवल बैठ के सारी डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी, पावर्स बांटी गई हैं, लोअर लेवल्स तक भेजी गई हैं कि आपको पावर्स दी गई हैं कि आप काम करो, ठीक है। जैसे कि आज जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स चल रहे हैं सपोज आज, तो आज क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड होगी। गवर्नमेंट डिसाइड होगी तो ये डिसाइड होगी कि भैया कौन कौन एमपीज बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनेंगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को गवर्नमेंट ने पावर्स फर्दर बांटी हुई है कि अगर आप एमपी बनते हो तो आपके पास ये पावर है, ये डिसीजन कर सकते हो, आपको इस डिसीजन के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो कुछ डिसीजन टॉप लेवल पे दिए होते हैं, कुछ फर्दर नीचे आ गए मिनिस्टर्स के पास, फिर और नीचे आ गए एमपीज के पास, फिर एमएलएस के पास, फर्दर इस तरीके से पावर्स डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ पावर्स टॉप लेवल अपने पास रखता है, कुछ पावर्स बांट देता है। तो फेयोल का भी यही मानना है कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन सब कुछ टॉप लेवल रखे ये गलत है, सिर्फ सारी बांट दो टॉप लेवल के पास कुछ भी नहीं ये भी गलत है। कुछ सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल नेशनल लेवल पे हम पंचायत ले सकते हैं कि हमारे देश में पंचायत को काफ़ी पावर दी जाती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है नेशनल लेवल पे। तो फेयोल का भी मानना यही है कि भैया सिर्फ सेंट्रलाइजेशन गलत है, सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन भी गलत है, दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल। फेयोल ने क्या कहा, कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो ना ही डिसेंट्रलाइज्ड हो, बेस्ट डिसीजन मेकिंग बनाओ, कुछ टॉप लेवल रखे बाकी बांट दे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छे होंगे हर लेवल पे। फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन से काफ़ी डिले हो जाता है और सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हो तो काफ़ी क्रिएटिविटी कम होती है, काफ़ी इनोवेशन कम होता है, तो चीज़ें बेकार हो जाती हैं। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से मिसयूज होगा, तो इसीलिए अच्छे तरीके से इसका बैलेंस बना के चलना है। इसके बाद वी हैव प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में बेटा मेनली आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे फेयोल ने बात करी है कि बातचीत कैसे होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो फेयोल ने ये बोला बेटा यहाँ पे कि अगर ये बॉस है ए और इसके नीचे 3 लोग हैं बी सी, 2 ही ले लो, और इधर कौन कौन है डी और ई, तो जो कम्युनिकेशन है वो इसी तरीके से होनी चाहिए कि सपोज अगर सी को ई से बात करना है तो पहले वो इधर जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इसी तरीके से ए को अगर सी से बात करनी है तो पहले यहाँ फिर यहाँ, ए को अगर ई से बात करनी है तो पहले यहाँ फिर यहाँ, सपोज ई को ए से बात करनी है तो पहले यहाँ फिर यहाँ। तो ये सब एक चेन में हो, रिटन मैनर में हो। इससे क्या होगा बेटा, एक तो क्लैरिटी रहेगी, सब कुछ सबके सामने रहेगा, ये पकड़ना आसान है कि कौन किसको बात बताता है, ये पता है सबको, तो पता रहेगा कि इस तक बात कहाँ से पहुँची होगी। तो सब कुछ वेल डिफाइंड होगा, एक चेन में होगा हमेशा और बेटर होगा। आप पुलिस डिपार्टमेंट्स में देखो किस तरीके से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना, किस तरीके से पुलिस में अधिकारी लोगों को पावर्स दी जाती हैं। कम्युनिकेशन सब एक चेन में चलती है ना भाई, ये IAS ऑफिसर है, ये IPS ऑफिसर है। अब पुलिस की बात करता हूँ तो IPS हो गए, IPS में फिर हमने बोला कि सर ये SSP हैं, उनके नीचे ये SP हैं, फिर उनके नीचे अलग अलग CO हैं। तो इस तरीके से डिसाइड करी जाती हैं पावर। चेन में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर चेन, ठीक है। तो स्केलर चेन में क्या बोलते हैं, स्केलर चेन मीन्स अ लाइन ऑफ अथॉरिटी, पावर्स की लाइन, और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। कैसे सुपीरियर्स आ रहे हैं, कौन सबसे ऊपर, कौन उसके नीचे, कौन उसके नीचे। फेयोल ने बोला कि ये चेन फॉलो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और हर इंफॉर्मेशन इस चेन से ही होके गुजरनी चाहिए। कोई भी स्किपिंग ऑफ एनी की शुड बी अलाउड, अलाउ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का स्किपिंग, ठीक है। सर अगर बहुत ही इमरजेंसी है और सी को ई से डायरेक्टली बात करनी है, सेम लेवल पे होने चाहिए। बहुत अगर इमरजेंसी है तो क्या सी और ई डायरेक्टली बात कर सकते हैं? तो बच्चों अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो सी डायरेक्टली ई से बात कर सकता है, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। तो अगर बहुत इमरजेंसी है और सी डायरेक्टली ई से बात करना चाहता है तो इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक,
ठीक है बच्चों, ये फॉलो करोगे तो क्या फायदे होंगे, एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, सब काफ़ी क्लियरली पता चलेगा। और फॉलो नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, क्लैरिटी नहीं रहेगी, र्यूमर्स फैल सकते हैं, इस सब से बच जाओगे आप अगर ये फॉलो करोगे तो। ठीक है जी, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, वो आपने डायग्राम देख लिया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद वी हैव प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है कि भैया एक फिक्स प्लेस होना चाहिए फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। सर एक फिक्स प्लेस होना चाहिए से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है फिक्स प्लेस फॉर एवरी इंडिविजुअल, ताकि उसको ढूंढना आसान हो, उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। उसके साथ फिक्स प्लेस फॉर एवरी आइटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ कहाँ रखी होती है आपको पता होना चाहिए, समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, ऑर्डर का मतलब पावर्स नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट है मेन एज वेल एज मटेरियल का, यानी फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। फ्योल ने ये बोला कि एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए ताकि हर मटेरियल सही जगह पे मिले, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरीके से एम्प्लॉय के लिए भी फिक्स कैबिन होना चाहिए ताकि उसको ढूंढना आसान हो, कोई भी वेस्टेज ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो वेस्टेज नहीं होगा, टाइम बचेगा आपका चीज़ों को ढूंढने में, लोगों को ढूंढने में, सिस्टमैटिक वर्किंग होगा। फॉलो नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट हो सकता है और आप सही समय पे लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो कहाँ ढूंढोगे लोगों को, तो ढूंढना आसान होगा। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है, इक्विटी का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी के आधार पे। ये नहीं है जैसे लोग आजकल डिस्क्रिमिनेट बहुत करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, नहीं यार, सब एक जैसे हैं, है ना। माइंडसेट आपका मैच नहीं होता किसी के साथ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप डिस्क्रिमिनेट मत करो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलाना चाहते हो तो एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एज ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबकी नज़र में सारे एक जैसे होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई सेक्स, रिलीजन, कलर, जेंडर, कास्ट कुछ नहीं है, सब लोग इंसान हैं। ह्यूमैनिटी शुड बी ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेवियर। अगर मैनेजर बायस्ड होगा तो एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड होंगे और वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट किसी के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना करे। अगर ऐसा होगा तो एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। और अगर आप भेदभाव करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो डिससेटिस्फैक्शन होगा, टर्नओवर बढ़ेगा, लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे और अनहेल्दी रिलेशंस हमें देखने को मिलेंगे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स में। ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। सर व्हाट इज दिस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है बेटा, फेयोल ने बोला कि आप जल्दी से किसी भी इंडिविजुअल को टर्मिनेट या ट्रांसफर मत करो। अगर आपको कोई एम्प्लॉय लग रहा है कि आपने हायर किया, 2 महीने उसने अच्छा काम नहीं किया, आपने उठा के उसको कर दिया टर्मिनेट, चल हटा कोई और लेके आऊँगा, नया लेके आओगे, फिर उसकी ट्रेनिंग करो, फिर उस पर समय लगाओ, फिर उस पर पैसा लगाओ, इससे अच्छा उसी की और ट्रेनिंग करते, थोड़ा समय देते। तो फेयोल का मानना यही है कि आप पहले तो बहुत सोच समझ के ध्यान से सिलेक्शन करो अपने एम्प्लॉय का, वन सेलेक्टेड, फिर उसको ट्रेनिंग करो, फिर उसको सेटल होने का टाइम दो। बहुत जल्दी से टर्मिनेशन या बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं करो, ऐसा करोगे तो आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ वेस्ट होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर्स। आपको बहुत जल्दी से किसी प्रकार का कोई टर्मिनेशन या ट्रांसफ़र नहीं करना। इस प्रिंसिपल ने ये बोला कि मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय को एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देना है कि आपकी जॉब सेफ है, आप टेंशन ना लो, तो एम्प्लॉय भी अच्छा फील करेगा, है ना। अगर आप बार बार उसका टर्नओवर करते हो तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है। टर्नओवर और ट्रांसफ़र से भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय लगता है एक पर्सन को सीखने में और सेटल होने में किसी भी जॉब पे, और तब तक अगर आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे तो फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो आप स्टेबिलिटी रखो, इंडिविजुअल्स को सेटल होने का टाइम दो, थोड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलाओ। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। फॉलो नहीं करोगे अगर आप, तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन रहेगा एम्प्लॉय में। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सामने वालों से बातचीत करनी है, उनसे सजेशंस लेने हैं, उनको बोलने का मौका देना है। तो व्हाट इज इनिशिएटिव? इट रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप लेना सेल्फ मोटिवेशन के साथ। तो फेओल का क्या मानना है? फेओल ने सजेस्ट करा कि एम्प्लॉइज मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव। उनको आगे बढ़ने दो, उनको बोलने दो, उनको अपनी बात रखने दो, आप उनको दबा के मत रखो, उनकी क्रिएटिविटी का यूज करो, उनके इनोवेशन का यूज करो इन फिक्सिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस। इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ भी करें, यानी कुछ भी करते चले जाएं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से उनसे बातचीत करनी है, उनको थोड़ा सा ये फील कराना है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, और उनको बोलने का मौका देना है ना। वंस डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट, फिर जो डिसीजन मैनेजमेंट ने ले लिया हर एम्प्लॉय को उसको फॉलो करना है, चाहे वो एम्प्लॉय के सजेशन के हिसाब से हो या ना हो। तो इनिशिएटिव में आपको उनसे पूछना है, फिर उनको पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बनाना है, और फिर अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो करो। ये फेओल का मानना है। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय को बिलोंगिंगनेस फील होगा, अपनापन फील होगा, और एम्प्लॉय टारगेट समय पे पूरा कर पाएगा। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या होगा बच्चों? एम्प्लॉयज बेस्ट वे में काम नहीं करेंगे और डीमोटिवेटेड फील करेंगे कि हमारी तो इज्जत ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। लास्ट प्रिंसिपल आता है बच्चों एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का क्या मतलब होता है? आप देखो एग्जाम में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वही गलती होती है जो हमारे टाइपिस्ट ने करी है, क्रॉप्स लिखा है। बच्चे बहुत लिख के आते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या लिखना है? कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का क्या मतलब है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है बच्चों टीम स्पिरिट। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं नहीं हूँ, हम सबकी टीम है। अच्छा होगा तो हम सबका अच्छा होगा, बुरा होगा तो हम सबका बुरा होगा। तो यहाँ लिखा है मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी, है ना। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अब मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। आई यानी मैं कुछ नहीं है, वी यानी हम सब मिलजुल के बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे क्या होगा? एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनेगा, बिलोंगिंगनेस होगा, और सारे मेंबर्स बहुत अच्छा फील करेंगे। सब अच्छा फील करेंगे तो सब काम ठीक करेंगे, आपको पेनल्टीज वगैरह कुछ नहीं लगानी पड़ेंगी। तो टीम स्पिरिट शुड बी देयर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? टीम स्पिरिट डेवलप होगी, अचीवमेंट ऑफ गोल्स होगा। नहीं फॉलो करोगे तो टीम गोल शायद अचीव ना हो और टीम स्पिरिट भी नहीं होगी। तो ये है बच्चों हमारे पास फेओल के 14 प्रिंसिपल्स, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाए हैं। लगभग 30 मिनट लग गए हैं मुझे ये सारे के सारे प्रिंसिपल समझाने में, और मुझे लगता है इस चैप्टर का हमें थर्ड पार्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि थ्योरी है। बहुत बड़ा वीडियो होता है तो बच्चा पढ़ते पढ़ते वैसे ही बोर हो जाता है। तो फेओल के 14 प्रिंसिपल्स हमने करे, प्रैक्टिकली समझे, इतना आप तैयार करो। एक पार्ट और लगाएंगे इस चैप्टर का और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है सर, कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स हुए? बेटा मेमोरी टेक्निक समझ लो, कैसे याद करने हैं। डैड, पेप्सी, पीसेस, रू। तो मेमोरी टेक्निक क्या है? डैड, पेप्सी, पीसेस, रू। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, है ना। 3 प्रिंसिपल्स थे। तो डैड से क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल पढ़ा था, इनिशिएटिव। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग लिखते जा रहे हो अपने पास। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
तो ये हमारे बच्चों 14 प्रिंसिपल्स हैं जो फेयोल ने दिए हैं। ये सबका मेमोरी टेक्निक है। आज आप अच्छे से एक बार 14 के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लो, एनसीईआरटी रीडिंग लगा लो। चैप्टर बड़ा है तो मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं उसको पुश करूं आपको, आराम से करो, कंफर्टेबली करो। कोई बड़ा चैप्टर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 में भी करेंगे, बट हमारा जो मेन टारगेट है वो यही रखेंगे कि 2 पार्ट्स में खत्म हो चैप्टर। बट दैट डजंट मीन कि मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करूं, तो मैं क्वालिटी वही रखूंगा। अगर 2 के 3 भी बनते होंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश 2 की ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों आज फेयोल के प्रिंसिपल्स हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी आते हैं। अच्छे से एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, डन करते हैं और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन, take care, all the best, keep growing and keep glowing.